Hi everyone. Begin, be bold, and venture to be wise. Today is 20th of August 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, an extraordinary life is actually gratitude for the ordinary. An extraordinary life is appreciating beauty in ordinary moments. आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका जो सीक्रेट है वो सिंप्लिसिटी है. डू द ऑर्डिनरी थिंग्स, डू द सिंपल थिंग्स विद डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी. दिस इज द सीक्रेट. You don't have to do extraordinary things. Just do the ordinary things, simple things with sincerity. That's all. ये डेली क्विज है. कल के क्विज के आंसर्स हैं. इसका आंसर डी होगा. ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है. कोला पेनिनसुला इज नॉट एन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बट इट इज इन रशिया, नॉर्दर्न एशिया. मरमांस्क पोर्ट जो है अगेन ये सदर्न रशिया में है, पर ये ब्लैक सी कोस्ट नहीं है. दिस इज अगेन नॉर्दर्न पार्ट, आर्कटिक, टुवर्ड्स आर्कटिक. नॉर्दर्न सी रूट भी वाटरवे है, ये भी अफ्रीका नहीं है. दिस इज एक्चुअली इन आर्कटिक. सो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स गलत थे. क्वेश्चन नंबर 2 में था हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज गांधी भूरी. द आंसर इज मतंगनी हजारा जी. क्वेश्चन नंबर 3 में भी द राइट आंसर इज ओनली वन. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है. अर्थक्वेक ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून नहीं होता है. नियरली 59%, दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. और यहां लिखा था इनवर्ड, सो ये इनवर्ड नहीं होता है, ये आउटवर्ड होता है. So third statement is wrong, first statement is wrong, the right answer is 2. Question number 4 may be the right answer was D, none of the above. Why? Because Jan Aushadhi Sugam is a program aimed to provide affordable and high quality generic medicine to the public. And generic medicines जो होती हैं ये advanced pharmaceutical products नहीं होती. तो ये जो second statement है ये wrong है. First statement is ट्रू. जन औषधि जो है इसमें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन देना है. सो द राइट आंसर इज 1. देन ये जो राइस का टाइप है दिस इज मुश्क बुज्जी राइस, ये है जम्मू एंड कश्मीर का. सो ये कल के क्विज के आंसर्स हैं. मीनवाइल क्विज में एक और अपडेट है. अब से हम टेलीग्राम चैनल पे 11 MCQs पर डे कर रहे हैं. 11 MCQs पर डे. सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको मिल जाएगा srajanindia.1 वेबसाइट में. और वहाँ गेम फॉर्मेट में 11 MCQ हमें डेली बेसिस पे करना है. ओके, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. रियल टाइम पे इसका आंसर पता चलेगा और रियल टाइम पे आपको इसका एक्सप्लेनर भी मिल जाएगा. सो टेक इट लाइक अ गेम कि डेली क्विज करना है 11 MCQ का टेलीग्राम चैनल पे. बाकी जो डेली ब्रीफ का MCQ सेशन है इसको हम डेली 5 MCQs कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे. This is social media update. Green indoor purifiers. This is aloe vera. Aloe vera removes harmful pollutants called VOC. What is VOC? Volatile organic compound from the air, taking up carbon dioxide and providing abundant oxygen back into the air around it. So this is aloe vera. Aloe vera जो ऐसे ट्रीज और प्लांट्स जो MOEFCC सजेस्ट कर रही है इनको घर पे लगाना इज अ गुड थिंग. आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे. देयर इज ब्यूटी ऑल अराउंड अस, ट्रैवल टू कैप्चर एंड मेक अनलिमिटेड मेमोरीज. आपको पता है इन्वेंटर ऑफ द कैमरा ऐसा माना जाता है 10th सेंचुरी में ऐसा प्रोटोटाइप इब्न अल हैथम जी ने बनाया था. Now see, look at this beautiful pictures. Incredible India. This is Sabarmati Ashram, the heartbeat of India's freedom struggle. Revisit the freedom trails. ये झांसी का फोर्ट है वेयर स्टोन ब्रेथ द वैलर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई. देन दिस इज सुधा मूर्ति जी, सोशल वर्कर हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट है. शी हेल्प्ड इन कंस्ट्रक्टिंग 16,000 पब्लिक टॉयलेट्स एंड 2,000 प्लस हाउसेज इन फ्लड हिट एरियाज ऑफ कर्नाटका. आपको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है 2023 में. ये कोंडापल्ली के टॉयज हैं. ऐसे जो लोकल टॉयज होते हैं इनको हमें एनकरेज करना है, प्रमोट करना है. 50 करोड़ जन धन अकाउंट्स बने हैं. जब भी आपको वेलफेयर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, राइट डाउन दिस वर्ड जन धन अकाउंट. जैम ट्रिनिटी, आप बताओ जैम ट्रिनिटी में क्या सब आता है? जैम ट्रिनिटी. सो दिस इज जन धन अकाउंट्स. भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर कुमारनाथ, नागार्जुन, सिद्धार्थ या फिर मैत्रेय. ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में. सैल्यूट टू द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया. आप बताइए ये स्टैचू ऑफ ये जो
स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और इसकी एग्जैक्ट हाइट क्या है? सो दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया है, सो लेट अस एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। ये इंडिया के बेस्ट कैप्ड ट्रेजर्स हैं वर्थ एडिंग टू योर बकेट लिस्ट। जैसे दिस इज गुरेज वैली, ये जम्मू एंड कश्मीर में। दिस इज जालंधर बीच, दिस इज नॉट इन पंजाब, दिस इज जालंधर बीच, ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज तालाकोना वाटरफॉल एंड दिस इज टाइगर हिल एंड लक्ष्मण टेम्पल। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये है तालाकोना वाटरफॉल्स, ये टाइगर हिल है। टाइगर हिल का जो सनराइज है ये बहुत अमेजिंग होता है। दिस इज जालंधर बीच और ये है गुरेज वैली और ये है लक्ष्मण टेम्पल। सो दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। इंग्लिश में ये सारी पिक्चर्स बड़ी ऑसम थी। सो ऑसम वर्ड भी जो होता है ना, एट टाइम्स ये बहुत ओवर यूज्ड वर्ड है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑसम अगेन एंड अगेन, वी कैन यूज अ वेराइटी ऑफ अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से वंडरफुल, we can say wondrous, amazing, astonishing, out of this word, phenomenal, remarkable, spectacular, stunning, fascinating, stupendous। ये अलग वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑसम अगेन एंड अगेन। वी कैन से अनबिलीवेबल, astounding, awe-inspiring, breathtaking, extraordinary, impressive, incredible, magnificent, mind-blowing, mind-boggling और मिराक्युलस। सो ऐसा वेराइटी ऑफ वर्ड्स हमारी वोकेबुलरी इन यूज में भी होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन वर्ड अगेन एंड अगेन, वी शुड हैव अ रिच वोकेबुलरी। सो दिस इज ऑसम। ये सी सेट है, कल के सी सेट का आंसर था, द आंसर इज बी। बी मतलब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। अब हमें याद नहीं है, कल हमने पैसेज पढ़ा था मेंटोस जिंदगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। हमारे जितने भी सही आंसर्स होते हैं ना, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स के आरसी में, वो जो सही जवाब है वो पॉलिटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और वो जनरल जो हमारा जनरल डूज है, जनरल वे है, इंडियन स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग भी इन सिंक होना चाहिए। It is an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing. This is far-fetched. Good external financing, ये बड़ा vague word है. What do you mean by good external financing? No. International capital market ensures that the firms maintain good corporate governance. ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का मैंडेट है या फिर ये इंटरनल लॉज के थ्रू होता है जो डिफरेंट कंट्रीज फॉलो करती है या फिर गाइडलाइंस फॉलो करती है? तो ये भी गलत है। Good corporate governance paves the way for robust supply chain. This is very narrow. Robust supply chain, no. Good corporate governance के multiple benefits होते हैं। ये सही जवाब है बिकॉज ये बड़ा holistic है। Good governance improves the credibility of the firms. Good governance होता है तो उस पर ट्रस्ट डेवलप होता है। और जितने भी कॉर्पोरेट वर्ड हैं, गवर्नमेंट, इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट वर्ड हैं, प्राइवेट सेक्टर भी, इसमें क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। सो दैट इज वाई गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एक ट्रांसपेरेंसी आती है, एक क्रेडिबिलिटी आती है। सो बी हैज टू बी द राइट आंसर। ये सी सेट है। कॉस्ट प्राइस 16 पेन की इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन के बराबर। सो व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज? बड़ा आसान सा सवाल होता है ये। इसमें ये लिखा है, देखिए, जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस भी दुकानदार ने वो बेचा तो उसको वो सामान कितने में पड़ा। तो सपोज दुकानदार ने 16 पेन बेचे, 16 पेन दुकानदार ने बेचे, बट उसको बेचा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन पे। तो दुकानदार को वो जो पेन थे वो कितने में पड़े? एक्चुअली उसने 12 पेन ही किए, तो कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 16 पेन बेचने का 12 रुपए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन बेचने का 12 रुपए, और उसने 16 पेन बेचे 12 रुपए में। जैसे सपोज 1 रुपी का था 1 पेन, तो उसको 12 पेन की कॉस्ट प्राइस पड़ी, मतलब सीपी उसको 12 पड़ा, बट उसने नंबर ऑफ पेन बेचे 16, तो उसको टोटल कितना फायदा हुआ? 4 पेन का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट हुआ 4 पेन का, कॉस्ट प्राइस उसको लगी केवल 12 पेन की, 16 पेन की कॉस्ट प्राइस नहीं लगी, बिकॉज सेलिंग प्राइस वाज इक्वल टू 12 पेन्स। सो 4/12 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 33.33%। ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है, इसका बैच 2 स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम ये सारे 360 डिग्री कवरेज करेंगे, और ये आपको 26 मई 2024 के लिए बहुत यूजफुल रहेगा।
अभी अगस्त चल रहा है, मेंस अभी ओवर होगा, वी विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम और हम सारी पेंडिंग चीजें अभी बहुत जल्दी से क्विकली कवर कर लेंगे। अभी भी विद इन 2 मंथ्स ऑफ टाइम हमने ना केवल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाया है, बट एट द सेम टाइम हम एमसीक्यू भी देख रहे हैं, सीसेट भी कर रहे हैं और हमारा फाउंडेशन करेक्ट कर रहे हैं। अगर शुरू में जैसे शर्ट होती है ना, शर्ट का पहला बटन सही लगता है तो बाकी सारी चीजें सही हो जाती है। इसलिए स्टार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम को सही आउटलुक से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, इसमें स्मार्ट वर्क भी जरूरत होती है। सो दैट इज वाई यू विल फाइंड दिस कोर्स वेरी वेरी यूजफुल टू योर एग्जाम प्रिपरेशन। सिमिलरली अभी इसमें GS1 के PYQ डिस्कशन, GS3 के, GS4 के और ऐसे कंप्लीट हो गया है। आज से हम मेंस क्लासेस में GS2 की ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू करेंगे। हम सीधा यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा के उनके PYQ से अप्रोच, कंटेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इम्प्रॉम्प्टू थिंकिंग, ये सारी चीजें कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी इसके मैराथन वीडियोस अभी आई विल प्रिपेयर एंड शेयर। मैराथन वीडियोस में हम सारा करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर मेंस पर्सपेक्टिव का कंप्लीट करेंगे। तो अवर आइडिया इज आज 20 अगस्त है, 31 तक हमारा ये सारा चीजें अभी कंप्लीट हो जाएगी। नॉट ओनली दिस, इसमें एक और अभी अच्छी चीज आ रही है और वो आ रही है फुल लेंथ टेस्ट। सो FLTs आर गोइंग टू स्टार्ट और ये FLTs आपको 15 सितंबर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ओके, सो इसकी क्लास अभी शाम को होगा। सो दीज आर द 2 कोर्सेज जो अभी रन हो रहे हैं। एक प्रीलिम्स 1 कोर्स है, इसका बैच 1 एंड बैच 2, दोनों बैचेस इंटर ऑपरेबल रहेंगे। और जो ये है अबाउट मेंस। ऑलराइट, नाउ दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। वैसे तो न्यूज़पेपर हम डेली बेसिस में करते हैं। सी, जो न्यूज़पेपर है ये हमें डेली बेसिस में करना है, सो इट टेक्स अराउंड 1 आवर ऑफ टाइम। बाकी जो प्रीलिम्स और मेंस का क्लासेस है ये भी करीब 1.5 घंटे की डेली क्लासेस है, सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे। तो ऐसे करके हम अराउंड 4-5 आवर्स डेली यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और फिर आपको 2-3 आवर्स सेल्फ स्टडी भी करना है। सो फॉलो दिस रूटीन कि 7-8 आवर्स हम डेली स्टडी कर रहे हैं और आपका पढ़ाई टॉप ट्रैक में रहेगा, ऑन ट्रैक रहेगा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज देयर। जो न्यूज़पेपर है ये डेली बेसिस पे है और जो क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस, वी ट्राई कि एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक हमारी क्लासेस होना चाहिए। अवर टारगेट इज एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक क्लासेस होना चाहिए और न्यूज़पेपर जो होगा ये डेली बेसिस पे होगा। ओके, सो दिस इज द हिंदू, संडे 20th of August 2023। Prime Minister seeks a secure digital economy. Building consensus key to achieving this goal है। Building consensus is key to achieving this goal। G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्री में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कहा, डिजिटल इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी। सी, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी और डिजिटल, इन दोनों में एक एक इन दोनों में कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। डिजिटल इंडिया कैंपेन 2015 में लॉन्च हुआ था और ये एक गेम चेंजर रहा है। आज की डेट में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, जिस तरीके का डिजिटल फुटप्रिंट और डिजिटल प्रेजेंस इंडिया की है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो द पॉइंट इज, फाइनेंस में भी हम देखें जैसे डिजिटल पेमेंट्स हुआ, यूपीआई हुआ, दिस इज अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी और डिजिटल इंडिया कैंपेन को क्लब करना सिक्योर वे में बहुत जरूरी है। G20 मीटिंग में डिजिटल इकोनॉमी पे बात हुई। G20 हाई लेवल प्रिंसिपल सेट करे सिक्योर, ट्रस्टेड एंड रिजिलियंट डिजिटल इकोनॉमी का। सो दिस इज रियली नाइस, सिक्योर, ट्रस्टेड एंड रिजिलियंट डिजिटल इकोनॉमी। Digital economy spreads globally, it will face security of threats and challenges. So we need to overcome these threats and challenges. तो इस पे कंसेंसस बढ़ना जरूरी है सिक्योर, ट्रस्टेड, रेजिलियंट डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम इंक्लूसिव, प्रॉस्परस एंड सिक्योर ग्लोबल डिजिटल फ्यूचर हम अचीव कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज, डिजिटल इकोनॉमी भी एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। फार्मर्स से लेके स्मॉल बिजनेस पर्संस तक, everybody should be able to avail this digital economy. Framework for safe and responsible use of artificial intelligence is also required. So the keywords are, हमें टेक्नोलॉजी लेवरेज करना है इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट वे में। रीच ऑफ द आधार डिजिटल आइडेंटिटी, और इसमें अभी 1.3 बिलियन इंडियन सिटीजन्स भी कवर हो गए। तो दिस इज डिजिटल इंडिया इकोनॉमी और दोनों को क्लब करना है एक रिजिलियंट, सिक्योर, ट्रस्टेड बैनर में। सिक्योर करना है डिजिटल इकोनॉमी। देन दिस इज अनफॉर्चुनेट, गॉज में यहाँ एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया। रैप्टर्स मेक पावर टावर्स देयर होम। तो ये रैप्टर्स हैं,
ये व्हाइट बैलेट सी ईगल है, ये नेस्ट कर रहा है पावर लाइन तमिलनाडु में। तो स्टडी ने फाइंड किया कि व्हाइट बेलिड सी ईगल है, ये अपना घोंसला बना रहा है, नेस्ट बना रहा है पावर लाइन टॉवर्स तमिलनाडु में। तो दिस इज अगेन काइंड ऑफ लाइक एक वरी, बिकॉज सच थिंग्स टेल कि फॉरेस्ट एंड ट्री जो होते हैं उनका शॉर्टेज है। व्हाइट बेलिड सी ईगल बिगिन टू इम्यूलेट देयर काउंटर पार्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड। तो वहां पे भी पावर टावर्स होते हैं, इनकी काफी हाइट रहती है, और इसके टॉप पे हाई टेंशन वायर्स जिसमें एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, वहां ये अपना ऐसा घोंसला बना रहा है। तो ये मैनमेड स्ट्रक्चर्स को नेस्टिंग साइट बना रहा है, ये रिस्की भी है and beneficial to these coastal raptors and humans in the vicinity. So the point is कि हाई टेंशन वायर है, रिस्की है, बट यहाँ पे उनको एक सेफ सिक्योर एक नेस्ट मिल जाता है, तो जिससे उनकी पोचिंग या फिर अदर ह्यूमन लेड जो थ्रेट होता है वो वार्ड ऑफ हो जाता है। ये जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा में इसको बताया गया। तो ये नेस्टिंग इंडिया में तमिलनाडु में रामानाथपुरम में देखने को मिल रही है। बर्ड्स कन्वीनियंटली स्कैन द मैरीन एरिया फॉर फूड, तो हाइट से इनको बहुत अच्छी स्कैनिंग मिल जाती है। सो इट इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, सी कोस्ट में ये बर्ड मिलता है रैप्टर। ये मुंबई में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका, एशिया, दिस कोस्टल इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मिलता है। जो रैप्टर होता है ये एक डायर्नल मोनोगैमस बर्ड है ऑफ प्रे। ये कैटेगराइज्ड है एज बीइंग ऑफ लीस्ट कंसर्न ऑन द रेड लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप बताओ ये जो IUCN लिस्ट है इसमें कितनी कैटेगरीज होती है, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर, लाइक थ्रेटन या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये लीस्ट कंसर्न्ड है, तो दिस इज IUCN रेड लिस्ट। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन IUCN रेड लिस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ स्पीशीज का नाम भी बताइए, इंडियन स्पीशीज का, चाहे फ्लोरा या फौना हो, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो आपको कम से भी कम 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम पता होने चाहिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी ही एक और बर्ड है, ह्यूज बर्ड है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उस बर्ड का नाम बताइए। और वो भी डिफिकल्टी फेस कर रही है बिकॉज ऑफ सच पावर लाइंस, राजस्थान में मिलती है। नेम दैट बर्ड। सो दीज आर रैप्टर्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। क्लियर रोड्स फॉर G20 डेलीगेट्स, ट्रैफिक ब्लूज फॉर डेलाइट्स। सो अभी 9 और 10 को दिस G20 की मीटिंग होने वाली है, और इस G20 की मीटिंग में ऑब्वियसली फॉरेन नेशनल्स इंडिया आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी पैरामाउंट है, अतिथि देवो भव। सो द पॉइंट इज इससे ट्रैफिक में डिफिकल्टी हो रहा है। और अभी जो दिल्ली में ये मीटिंग है, तो दिल्ली में ट्रैफिक एंड दिस होटल्स एटसेट्रा में अभी थोड़ा डिफिकल्टी आने वाला है। So G20 delegates traffic blues for Delites. Then this is carry out police verification of my domestic helper and driver. This is very very important. Be vigilant, report threat. Immediate police assistance है, 14547 है। प्राउड राजधानी के रक्षक। ये पाइपलाइन वर्क है, लीड टू वास्ट मेगालिथिक साइट इन केरला। तो ये पुराना मेगालिथिक बेरिड स्ट्रक्चर्स ऐसे मिले हैं। ये रॉक कट बरियल दिस चैम्बर है, और ये मिला है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में। तो लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक है, लिथिक स्टोन होता है, तो दिस इज मेगालिथिक एज। यहाँ पे हेड स्टोन्स मिले हैं सिंगल साइट में। और ये केरला स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तिरुनावाया में अभी मालापुरम में इसको कंडक्ट किया था। ओके, तो ये पॉपुलरली थोपी का कल्लू बोला जाता है इन्हें, और ये हेमिस्फेरिकल लेटराइट स्टोन्स हैं जो बेरियल अर्न यहाँ पर मेगालिथिक पीरियड के मिले हैं। ओके, सो वी नीड टू कंडक्ट अ डिटेल्ड सर्वे, और लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक बेरियल रेलिक्स यहाँ पे मिले हैं। टीम इसको फर्दर अभी यहाँ पर स्टडी कर रही है। ऑलराइट, okay, so this is this page. Center imposes 40% duty on onion exports to offload stocks. So दिसंबर 31 तक ये एक लेवी लगेगी। 40% ड्यूटी है एक्सपोर्ट पे। तो गवर्नमेंट वांट्स कि आप एक्सपोर्ट के बजाय इसको डोमेस्टिक मार्केट में रीराउट करो सप्लाईज को, टू ऑफलोड स्टॉक्स। सो अगेन फूड शॉर्टेज और स्पेशली वेजिटेबल शॉर्टेज इज अ बिग थिंग। गवर्नमेंट दैट इज वाई इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज इन्फ्लेशन 2 टाइप से हो सकती है, सप्लाई नहीं है और डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई का शॉर्टेज है। तो डिमांड इज ओके, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द सप्लाई सो दैट इन्फ्लेशन हो और प्राइसेस टेम डाउन हो पाए। तो इंक्रीज करना है अवेलेबिलिटी, दैट इज वाई अनियंस की सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा लेवी यहाँ पे लगा दिया है।
Government has not restricted or prohibited the export of onion. Extent export policy of onion is free. Only the export of onion seed is restricted, and that too is permitted under authorization from Directorate General of Foreign Trade, DGFT. ये बहुत बड़ी बॉडी होती है, ये प्राइमरली डील करती है एक्सपोर्ट एटसेट्रा डिसीजन मेकिंग से, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. So farmers should get remunerative prices, consumers should get onion at a reasonable prices, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इसको स्मूथली सप्लाई को इंश्योर कराए. तो नेशनल एवरेज प्राइस ऑफ ओनियन अभी 30.72 केजी है और मैक्सिमम प्राइस 63 केजी चला गया था अभी मणिपुर में. तो ये अनियन का सप्लाईज हो गया. देन दिस इज विद नो breakthrough yet, इंडिया चाइना कंटिन्यू डायलॉग ऑन LSE इम्पास. सो फिलहाल अभी कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है. दो डेवलपमेंट्स हैं. एक तो अभी ब्रिक्स समिट है. ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और शी जिनपिंग की मीटिंग होगा. सो दैट इज वाई अभी थोड़ा जो इम्पास है उसको कम करने की अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं. दूसरा G20 समिट है 9 और 10 सितंबर को. इसमें मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर शी जिनपिंग इज गोइंग टू विजिट इंडिया. सो बिफोर दैट चाइना विल ट्राई कि जो बॉर्डर टेंशन है वो थोड़े डी एस्केलेट हो. ये स्टैंडर्ड टैक्टिक है चाइना की. इससे पहले के केसेस में भी इसी तरीके से चाइनीज डिप्लोमेसी हमने देखने को मिली है कि जब भी इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ इवेंट होता है, चाइना की तरफ से बॉर्डर इश्यूज डी एस्केलेट करने की बात होने लग जाती है. सो अभी ब्रिक्स मीट है और G20 का मीट है. सो चाइना विल ट्राई कि यहाँ पर LSE इम्पास को ओवर किया जाए. सो अगेन इंडिया नीड टू बी केयरफुल. और जो वन साइडेड जो बॉर्डर है उसको यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश की जा रही है बाय चाइना. इंडिया को इसमें केयरफुल रहने की जरूरत है. सो दिस इज बॉर्डर मीटिंग. Then this is G20 countries to strengthen global health architecture. Health is very very important, especially after COVID-19. ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है. हमें ज़रूरत है एडेप्टेबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एक्सेस ऑफ मेडिकल काउंटर मेजर्स. जो कोविड है, कोविड रिलेटेड जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस आए हैं उसमें भी सर्वेलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because zoonotic diseases are on the rise because of this anthropogenic activities. So intergovernmental negotiating body है, ये लीगली बाइंडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है. ये बताता है पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड रेस्पॉन्स इज जरूरी. सो दिस इज इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी. बिकॉज यू नो डिसीजेज बॉर्डर्स नहीं जानती हैं. जैसे कोविड-19 ने सारी कंट्रीज को इम्पैक्ट किया. सो सच टाइप ऑफ पैंडेमिक के लिए कलेक्टिव वर्क बाय ऑल द कंट्रीज इज रिक्वायर्ड. कंट्रीज ने फर्दर रीअफर्म भी किया कि वो यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस पे फोकस करेंगे और हॉलिस्टिक वे में हम डेवलप करेंगे. नेशंस कमिटेड टू प्रायोरिटाइज क्लाइमेट रिजिलियंट हेल्थ सिस्टम. ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है. डेवलपमेंट, बिल्डिंग सस्टेनेबल, लो कार्बन, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सप्लाई चेन को हाई क्वालिटी हेल्थ केयर होना चाहिए. मोबिलाइज करें रिसोर्सेज फॉर रिजिलियंट, लो कार्बन, सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम और कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाएं. इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक है WHO मैनेज ग्रिड टू प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ. डिजिटल हेल्थ मींस नॉर्मल हेल्थ केयर में दिस एम्ब्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी. सो दिस इज डिजिटल हेल्थ. तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑन डिजिटल हेल्थ, GIDH, जो लॉन्च हुआ है. ये नेटवर्क मैनेज होगा WHO के द्वारा और इसको WHO चीफ ने यहाँ पे बताया. तो GIDH वन ऑफ द की डिलीवरेबल्स है जो G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया दे रहा है. ये एम्पलीफाई करेगा रीसेंट एंड पास्ट गेन्स इन ग्लोबल डिजिटल हेल्थ को. अब इक्विटेबल एक्सेस क्या है? जरूरत के हिसाब से हमें सभी लोगों का, ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड का हेल्थ को ध्यान रखना है. सो इट विल बी अ नेटवर्क जिसमें इक्विटेबल एक्सेस डिजिटल हेल्थ का बढ़ेगा, जिससे डुप्लीकेशन नहीं होगा. प्रोडक्ट फोकस्ड डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इंश्योर होगा. तो ये 2020-25 का स्ट्रैटेजी भी है. इसमें हम टेक्निकल असिस्टेंस देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, इंटरऑपरेबिलिटी होगा, नॉर्म, स्टैंडर्ड्स, डेलिबरेट यूज ऑफ क्वालिटी अश्योर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा. सो डिजिटल, दिस एम्ब्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर इज वेरी मच रिक्वायर्ड, जैसे टेलीमेडिसिन एटसेट्रा भी. सो री इन्वेंशन ऑफ व्हील मल्टीपल टाइम्स है और हमें वसुदेव कुटुंबकम भी है. सो इंटीग्रेटिव अप्रोच इज रिक्वायर्ड. ऑन सॉन्ग है, आर्मी बैंड परफॉर्म कर रहा है कश्मीर वुमेन क्रिकेट लीग में, जो आर्मी ने श्रीनगर में ऑर्गेनाइज कराई थी.
ब्लड ट्रेल है फ्रॉम 1857 वॉर टू अ फ्लाइट डाउन साउथ। 1857 जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का इनिशिएटिव माना जाता है। 29% कश्मीर पॉपुलेशन अटेंडेड इंडिपेंडेंस डे। दिस इज रियली नाइस। जो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, ये नेशनल फेस्टिवल है। इंडिया के सारे पार्ट्स में इसको बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट सफर्स टेक्निकल ग्लिच सेज स्पेस एजेंसी। तो एक अबनॉर्मल सिचुएशन यहाँ पे बता रहे हैं। लेट अस वेट एंड वॉच। ये अभी साउथ पोल पे लैंड करने वाला है और सिमिलरली इंडिया का चंद्रयान 3 भी यहाँ पे लैंड हो रहा है। इट इज नॉट अ राइवलरी। इंडिया और रशिया का जो स्पेस मिशन है इसमें काफी क्लोजर कोऑपरेशन है। सो दिस इज लूना 25। देन ट्विटर में अब आप ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। एक्स में इजराइल एंड रन अप टू पोल इक्वेडोर दिस थिंग। Then with muscle flexing, China stirs tensions with neighbors. So this is again a standard tactic of China. China की 3 डॉक्ट्राइंस है। पहली है स्टैंड अप जाओ एंड लाई, दूसरी है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाना है माओ जेडोंग टाइम, देन इसके बाद डेंग जियाओपिंग, देन इसके बाद है शी डॉक्ट्राइन जिसमें है मिलिट्री मसल्स, मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तो दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग। इंडिया के साथ एलएसी टेंशन है। साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी में फिलीपींस, वियतनाम, इन सब के साथ चाइना का टेंशन है। इवन मंगोलिया के साथ बॉर्डर इशू है और रशिया के साथ भी बॉर्डर इशू है। जापान के साथ भी बॉर्डर इशू है चाइना के। सो चाइना के सारे नेबर्स यहाँ पर चाइना से डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बॉर्डर टेंशन। साउथ चाइना सी में भी चाइना अपनी दिस नेवल प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है बिकॉज साउथ चाइना सी में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिजर्व्स हैं और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो चाइना फिलीपींस से भी अपसेट है। दिस यूएसए के साथ ट्रेड वॉर है और ताइवान का इशू भी एक बहुत लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द पॉइंट इज इंडिया ने यहाँ पे क्लियर किया है कि यूनिलैटरल चेंज करना बॉर्डर को इट इज नॉट ओके, और जो सॉल्यूशन है उसके लिए मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस दोनों ऑप्शंस ओपन रहने चाहिए। So the other suggests that China should look at this more closely because India has still followed more or less an independent foreign policy. Actually, China apprehensive रहता है यूएसए से, और इंडिया एंड यूएसए के टाइज बढ़ते हैं तो चाइना इंडिया को यूएसए के प्रिज्म से देखता है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो इंडिया ने यहाँ पे क्लियर किया है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी सोवरेन होती है। हमारी एक और स्टैंडर्ड पॉलिसी रही है कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, या फिर चाइना हो, या फिर श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, एनीबडी, जो भी नेबर के साथ इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं वो बायलेटरल इश्यूज है। सो अगर इंडिया एंड पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। वी डू नॉट इनवाइट थर्ड कंट्री इनटू दिस। सो हमेशा हम इसको यही बोलते हैं कि दिस इज अ बायलेटरल इशू। जो भी डिफिकल्टी है वो हम आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे। थर्ड कंट्री इज नॉट इनवाइटेड। दिस इज व्हाट हम जो स्टैंड फॉलो करते हैं। सिमिलरली चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है तो वो इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम है। सो इसको हम थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे, विच इज अगेन वेरी अ वाइज थिंग टू डू। सो इंडिया ने बताया कि हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होता है। यूक्रेन वॉर में भी देखिए, हम लाइक रशिया से ऑयल परचेज करना था और वो हमने परचेज किया। सो द पॉइंट इज वी हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। चाइना को ऐसा नहीं सोचना चाहिए विद द प्रिज्म ऑफ यूएसए, विद द प्रिज्म ऑफ यूएसए, इंडिया और दिस चाइना का रिलेशंस। Then this is Russian missile attack and China stages war games in stern warning against Taiwan's official visit to the USA. वार्मिंग इंड्यूस ग्लेशियर रिट्रीट कुड क्रिएट नोवल इकोसिस्टम। देखिए ये जो ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहा है, पिघल रहे हैं, तो इससे पॉसिबिलिटी है कि एक नया टाइप का इकोसिस्टम होगा अगले 20 साल में। आर्कटिक की सारा ग्लेशियर एंड आइस पॉसिबल है मेल्ट हो जाए। सो यहाँ का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा अगेन एक प्रिडिक्शन है। अल्जाइमर है, अक्सर एल्डरली में अल्जाइमर का डिफिकल्टी आता है। जो ब्रेन एक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है और मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो हम इसकी प्रिवेंटिंग अल्जाइमर का पाथ हम ढूंढ रहे हैं। दिस इज वुल्फ राइट स्टार इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटार। तो एक स्टार है एस्ट्रोनॉमी, इसको हम स्टडी कर रहे थे। ये मैग्नेटार एक्सप्लोड हो सकता है एज अ सुपरनोवा। एक्चुअली स्टार्स का भी एक लाइफ होता है। ये स्टार होता है, गैसियस नेबुला होता है, इसमें फ्यूजन स्टार होता है। फ्यूजन होता है मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनता है। फिर एक टाइम आता है जब गैसेस सारी खत्म हो जाती है
और फिर वो स्टार का साइज के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से वो ब्लैक होल बनेगा या फिर वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, ऐसे उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ये मैग्नेटार है, ये एक्सप्लोड हो सकता है एज अ सुपरनोवा। तो मैग्नेटार एक टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार है जिसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है। न्यूट्रॉन स्टार स्टार जो होता है ये सुपरनोवा में तब होता है जब इसमें कोर जो होता है जहाँ पे फ्यूजन चल रहा था उसका मैसिव स्टार कोलैप्स हो जाता है। तो अभी इसका अनक्लियर है ओरिजिन कैसे होता है मैग्नेटार का, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो स्टार मिला है ये ऐसे एक्सप्लोड होगा सुपरनोवा में। आपको पता है ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जैसे अवर सन इज वन स्टार, सन के जैसे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में, और ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। सो लुक एट द स्केल ऑफ दिस यूनिवर्स। देन दिस इज बैक्टीरियल शेपिंग रीशेपिंग स्पीड्स हाइड्रोकार्बन ब्रेकडाउन। तो ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑयल स्पिल हो जाता है या फिर ओशन में, या फिर हमको अगर ऑयल या फिर इससे रिलेटेड प्लास्टिक डिकम्पोज करना है तो हम बैक्टीरियल एक्शन से प्लास्टिक डिकम्पोजिशन, ऑयल को जो स्पिल है उसको ईट अवे कर ले, ऐसे हम लाइक एक्सपेरिमेंट से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सच टाइप ऑफ लाइक हाइड्रोकार्बन्स हैं बैक्टीरिया, survive by consuming hydrocarbons as a sole carbon and energy resource. So these bacteria can be like oil eating bacteria. ये बायोफिल्म फॉर्मेशन होता है, ये एक बिग रोल है इन डिग्रेडेशन कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय दिस बैक्टीरिया। तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरियाज वी कैन यूज सो दैट जो ऑयल स्पिल एटसेट्रा है वो हम दूर कर पाए। Fires linked to megafaunal extinction in La Breca. तो अगेन प्लिस्टोसीन एज था, प्लिस्टोसीन एज में आइस एज भी था। तो यहाँ पॉसिबल है कि कैलिफोर्निया फायर था और क्लाइमेट चेंज हुआ, दैट इज वाई ये जो मेगाफोना है, फ्लोरा और फोना होता है, फोना मतलब एनिमल्स, सो मेगाफोनल उस टाइम पे ही एक्सटिंक्ट हो गए। आप इस एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस एनिमल का नाम क्या है, क्या ये एलिफेंट है? देन दिस इज द वर्ड ऑफ शुगर। इन शॉर्ट वर्ड्स शुगर इज नॉट ओके। इसमें इसका साइंटिफिक बैकिंग बताया है कि इंडियन फूड अ हिस्टोरिकल कंपेनियन। आपको पता है इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और प्राइमरली उसका रीजन ये भी है सेडेंट्री लाइफस्टाइल और शुगर इनटेक ज्यादा है हमारा। सो वी शुड कंट्रोल अवर शुगर इनटेक। अथर्ववेद में भी शुगर का मेंशन है, रॉक शुगर जैसे गुड़ जो हिंदी में होता है जैगरी, इधर भी एक शुगर का रहता है। द पॉइंट इज कि हम 6th सेंचुरी से रिफाइंड शुगर खाना हमने चालू कर दिया, और ये रिफाइंड शुगर इज नॉट ऑल राइट। जो इवन जो गुड़ होता है, जैगरी होता है, वो बेटर होता है शुगर से। फिर शुगर का एक और डार्क हिस्ट्री है, वो इतना स्वीट नहीं है, और वो है स्लेव ट्रेड। जो ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल पावर्स थे, इन्होंने ये स्लेव कोस्ट था अफ्रीका का, यहाँ से ह्यूज नंबर ऑफ स्लेव ट्रेड किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, शुगर केन का, क्यूबा, वेस्ट इंडीज एटसेट्रा में। इवन इंडिया में भी शुगर प्रोडक्शन ज्यादा है, ब्राजील एटसेट्रा में भी स्लेव ट्रेड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो हिस्ट्री ऑफ शुगर में स्लेव ट्रेड भी एक बहुत बड़ा लाइक इट्स अ ब्लैक ब्लैक स्पॉट। सो द पॉइंट इज अफ्रीका से अमेरिका में 1500 से 1867 के बीच में इतने ह्यूमन बींग्स को इलीगली शिप किया गया फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, और इनको प्राइमरली डिप्लॉय किया गया था शुगर केन प्लांटेशन एरिया में। ब्राजील एंड इंडिया अभी टॉप प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के। 30% ऑफ ग्लोबल शुगर आपको शुगर बीट से भी मिलती है। अब बात ये आती है शुगर बेटर है या शुगर केन बेटर है, तो शुगर केन इज नेचुरल, तो शुगर केन इज बेटर। ये जो शुगर होती है ये रिफाइंड होती है, प्रोसेस्ड होती है, नॉट दैट ओके। सो द पॉइंट इज गुड इज एनी डे बेटर देन शुगर, बट दैट डजंट मीन कि हम गुड़ को भी एक्सेस में खाएं। एक थंब रूल होता है, ये लाइफ लेसन है, हर चीज अगर मॉडरेशन में होता है देन इट इज ओके, अति सर्वत्र वर्जते है। अगर एक्सेसिव अगर आप गुड़ भी खा रहे हो तो दिस इज ऑल्सो नॉट ओके। शुगर केन जूस का हमारे यहाँ कल्चर होता है, गन्ने का रस, ये भी इट इफ अगर मॉडरेशन में है देन इट इज ओके। बट अगर बहुत ज्यादा आप शुगर केन या फिर शुगर प्रोडक्ट खा रहे हो, शुगरी सब्सटेंस का इंटेक ले रहे हो, तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में लाइक आप में शुगर बढ़ाएगा और इंसुलिन रेजिस्टिविटी भी आने लग जाती है। अगर ज्यादा शुगर है तो इससे विजन लॉस होता है, हार्ट एंड किडनी फेलियर भी होता है। तो दिस इज हेल्थ हैजार्ड। टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसमें ब्लड में पैनक्रियाज एटसेट्रा इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। फिर एक टाइप 2 डायबिटीज होता है, और वो होता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। हम एक्सेस शुगर है, एक्सरसाइज नहीं है, तो इसमें सफिशिएंट आपको
शुगर नहीं बन पाती है, सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बन पाती है, तो इसको ब्लड ग्लूकोज आपके इसमें ज्यादा रहता है। अगेन दिस इज नॉट ओके। सो द होल आइडिया इज कि बहुत ज्यादा स्वीट इज एक्चुअली नॉट स्वीट, द वर्ड ऑफ शुगर। हमें ये दो वाइट सब्सटेंस, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करो, मैं बार बार आपको लोग बोलता हूँ, एक वाइट क्रिस्टल है शुगर और दूसरा वाइट क्रिस्टल है सॉल्ट। इसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश करिए, मिनिमम। अक्सर आप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है एटसेट्रा, इसमें बहुत शुगर होता है, शुगर बहुत ज्यादा होता है। हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं आउटसाइड, वंस इन अ वाइल इज ओके, बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो उसमें सॉल्ट भी बहुत ज्यादा होता है। सो द पॉइंट इज ये शुगर और सॉल्ट को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए, यू विल सी वेरी गुड चेंज इन योर बॉडी। सो दिस इज शुगर एंड सॉल्ट। ये पॉसिबल सॉल्यूशन है, माइक्रोप्लास्टिक्स को हमें हटाना है। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक के साथ भी प्रॉब्लम है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एक बार प्लास्टिक बन गया तो ये एटर्निटी तक रहेगा, अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो हम क्यों ना ऐसे, जैसे टेनिन्स है, ये नेचुरल प्लांट का कंपाउंड है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया बायो प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट ने फाइंड किया कि माइक्रोप्लास्टिक्स को दूर करना है, तो हम ऐड करते हैं टेनिन, नेचुरल प्लांट कंपाउंड that make your mouth pucker if you bite into an unripe fruit। तो ये जो इसकी एक अगर लेयर हम बना दे तो इससे क्या होगा, माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे और उनका स्प्रेड कम हो जाएगा। तो ऐसे पॉपुलर टी बैग्स उन्होंने बनाए हैं पॉलीप्रोपाइलिन के, और उन्होंने ये फाउंड किया कि वो सारे माइक्रोप्लास्टिक्स इसमें टैप हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि इसको माउस मॉडल्स में भी देखा और अक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स ऑर्गन्स में नहीं हो रहा है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स दे आर वेरी स्मॉल इन साइज और ये बहुत तेजी से फैलते हैं और ये ह्यूज डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। The researchers were able to remove virtually all of these different microplastic types. So this is again one development. यहाँ पे बात है टर्मरिक सप्लीमेंट्स एडवाइजेबल। सी दो चीज होता है, जैसे अक्सर मल्टी वाइटामिन को भी बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि हम ये हेल्थ सप्लीमेंट में वाइटामिन की टैबलेट्स ले रहे हैं, मल्टी वाइटामिन एक्सेट्रा। इट इज ओके, बट अगर ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है देन ओनली इट इज ओके। खुद से कभी भी डॉक्टर नहीं बनने की कोशिश करना चाहिए। जो अच्छे से जिन्होंने पढ़ा है, मेडिकल पढ़ा है, एमबीबीएस किया है, उनको इस फील्ड का नॉलेज है, जो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, आयुष प्रैक्टिशनर्स एटसेट्रा हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं। तो वी शुड लिसन टू द एक्सपर्ट्स। खुद से कई बार हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं एंड दिस मल्टी वाइटामिन ले रहे हैं, दिस एंड दैट, दिस इज नॉट ओके। जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक नेचुरल वे में हम लेते हैं तो इट इज वेरी यूजफुल। ये लाइक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, कार्सिनोजन को भी हटाता है। तो टर्मरिक की हमारे कल्चर में हमारे काफी यूटिलिटी है, हल्दी। बट अगर हल्दी को एज अ सप्लीमेंट ले रहे हैं हम और एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, मॉडरेट क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं, तो इससे लिवर इंजरी भी हो सकती है। सो इस पूरे आर्टिकल में यही रिसर्च कहा गया है कि हमें अननेसेसरी मल्टी वाइटामिन या फिर इस टाइप से नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज कंसल्ट द डॉक्टर और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लें। ऑल द बॉडीज आर डिफरेंट, जिसकी डेफिशिएंसी हो वो लें। ऐसा नहीं कि जस्ट लाइक दैट हमने कोई भी सप्लीमेंट एटसेट्रा स्टार्ट लेना चालू कर दिया। अक्सर जिम का कल्चर होता है, उसमें प्रोटीन एटसेट्रा, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, दिस इज नॉट ओके। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, गेट योर बॉडी चेक्ड। जो डॉक्टर्स बता रहे हैं जिसकी डेफिशिएंसी है, आपका बॉडी टाइप क्या है, इन सब चीजों को फैक्टर इन करना है। तो दिस इज एडवाइजेबल, अदरवाइज वो बेनिफिट कम, हार्म ज्यादा पहुंचाता है। वाई इज ब्रिक्स समिट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ब्रिक्स का समिट अभी साउथ अफ्रीका में है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया चाइना के लिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को करेक्ट करना, उसको रिजॉल्व करना। प्लस नेक्स्ट मंथ G20 की मीटिंग इंडिया में भी है और पॉसिबली मिस्टर व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया विजिट कर सकते हैं। अफ्रीका तो नहीं जाएंगे, इंडिया विजिट पॉसिबल है G20 समिट में। तो G20 जो है दिस इज नेक्स्ट मंथ। अभी ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये जोहानसबर्ग में है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स होती है, आंसर तीनों कैपिटल्स के नाम बताइए। ये जोहानसबर्ग है। तो साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा इन कंट्रीज को, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स समिट में। तो ब्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और वर्ल्ड चेंज हो गया है। जो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर कंट्रीज थी वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए, अब जो वर्ल्ड है उसमें ये कंट्रीज भी काफी ज्यादा डोमिनेंट हो गई है।
when it comes especially to economy and people. सो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इमर्जिंग इकोनॉमीज को अपने कंसर्न्स, अपॉर्चुनिटीज, इंटरेस्ट को एक जगह पे लाने का। तो ये 15वां ब्रिक्स समिट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ब्रिक्स समिट है, ये फर्स्ट इन पर्सन समिट है सिंस 2019 जब कोविड-19 पैंडेमिक आया। 2022 में कोविड रिसीड हुआ, बट स्टिल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग हो रहा था, इन पर्सन मीटिंग की अलग ही बात होती है। तो रशियन इन्वेजन भी हो गया, तो दिस इज फर्स्ट सच इन पर्सन मीटिंग। ग्लोबल स्टेबिलिटी में फूड फर्टिलाइजर का डिफिकल्टी आया। ब्रिक्स डेलिब्रेशन में काउंटर वेस्टर्न भी एक बात हो गया, बिकॉज रशिया और चाइना थोड़ा डिफिकल्टी होती है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, दोनों कंट्रीज को। सो द पॉइंट इज कि रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। इन पूरे बैकड्रॉप में ये 15th ब्रिक्स समिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इसमें ब्राजील भी है, तो ब्राजील में भी एंटी वेस्टर्न जो स्टैंड है वहां के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो का, तो दिस ऑल्सो मेक्स ब्रिक्स एक काफी क्रूशियल ग्रुपिंग है। अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रिक्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अभी फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग है। चाइना के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो हुआ था उसके बाद इन पर्सन प्रीमियर्स का यहाँ पे मीटिंग होगा। इससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी मीटिंग हुआ था समरकंद में, G20 बाली में भी मीटिंग हुआ था। बट ब्रिक्स एक छोटा समूह है, तो यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी टॉक्स की, इन पर्सन टॉक्स की, तो ज्यादा अच्छे से रिजोल्व हो सकती है बायलैटरल इश्यूज। प्लस यहाँ पे कोर कमांडर मीटिंग है, LSE का टेंशन है, तो दिस इज ब्रिक्स। इसके अलावा अगले महीने 9 और 10 को G20 भी इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज, डेट फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे इस मीटिंग में। ऑल द प्रीमियर्स आर कमिंग। रशियन जो प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी इशू किया था। साउथ अफ्रीका ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं करेगा अरेस्ट का अटेम्प्ट एटसेट्रा, अदरवाइज इट विल बी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद रशिया, बट यहाँ पे मिस्टर पुतिन का विजिट प्रोबेबली नहीं है। प्लस इन 5 कंट्री के अलावा यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के भी कंट्रीज आएंगे, 55 अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स, और 20 लीडर्स भी आएंगे एशिया, साउथ अमेरिका और स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के। तो एक और वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लोबल साउथ। अब बताओ ग्लोबल साउथ का क्या मतलब होता है? क्या 0 डिग्री के साउथ वाले कंट्रीज ग्लोबल साउथ है? व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबल साउथ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न, तो सदर्न हेमिस्फीयर की क्या ग्लोबल साउथ है? आंसर, व्हाट इज ग्लोबल साउथ? सो इन एडिशन यहाँ पर ये सारी बातें होंगी, लीडरशिप टॉक्स होंगी। अब एजेंडा में क्या है? ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच है और ब्रिक्स प्लस डायलॉग है। तो ये जो ब्रिक्स वर्ड है, एक्चुअली ये 2000 में गोल्डमैन सैक का एक पर्सन है नील ओब्रायन, उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था, ब्रिक्स, ब्रिक। और जो ब्रिक था बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में, तो ये ब्रिक्स हो गया। इस ब्रिक्स ने काफी इंपॉर्टेंट वर्क किया है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंसी रिजर्व फॉर अरेंजमेंट फॉर करेंसी, R&D, वैक्सीनेशन सेंटर एटसेट्रा। तो G7 जैसे इकोनॉमिक क्लब है इकोनॉमी का, उसी तरीके से ब्रिक्स भी एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का समूह है। तो अब बात आ रही है इसके एक्सपेंशन की। तो 40 कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया है, 19 कंट्रीज ने फॉर्मली अप्लाई भी कर दिया है मेंबरशिप का। तो 4 कंट्रीज अभी हैं शायद वो ब्रिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगी, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, UAE और ईरान। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ब्रिक्स है इसमें चाइनीज डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, और ये जो 4 कंट्रीज हैं ये चाइना के बहुत क्लोज है। ईरान इज वेरी क्लोज टू चाइना, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू चाइना, UAE इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू चाइना। सो द पॉइंट इज चाइना एक काइंड ऑफ लाइक चाइना लाइक माइंडेड कंट्रीज को ब्रिक्स में ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपनी हेफ्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो ब्रिक्स है, इन फ्यूचर ब्रिक्स कुड बी यूज्ड एज अ टूल टू काउंटर द डॉलर सुप्रीमेसी, वेस्टर्न वर्ल्ड को डील करने के लिए। तो जैसे अभी ब्रिक्स करेंसी की भी बात हुआ था, जोहानसबर्ग डिक्लेरेशन में भी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल टू ऑल मेंबर्स की बात का है, बट ब्रिक्स इन फ्यूचर रशिया है, चाइना है, द ब्रिक्स इन फ्यूचर एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया यहाँ पे बात होगा, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी एक इकोनॉमी रोड मैप की बात होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बीजिंग का है ऑल्दो वो फॉल्टर कर रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी अभी इंडिया ने चेयरमैनशिप। तो देखिए एससीओ भी इंडिया ने जुलाई में जो हुआ था उसमें बहुत एक्टिव इंडिया का रेस्पॉन्स नहीं था, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा हुआ। सिमिलरली ब्रिक्स में भी चाइनीज प्रेजेंस ऑन द राइज है, एससीओ में भी चाइनीज प्रेजेंस ऑन द राइज है। ऐसा नहीं है कि वी हैव अ डिफिकल्टी विद चाइना, बट इंडिया भी अपने कार्ड्स यहाँ पे बहुत केयरफुली प्ले करना चाहता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बताया जेंडर स्टीरियोटाइप इज नॉट ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, हम लेबल कर देते हैं कि सच टाइप ऑफ वर्क है, या फिर सच टाइप ऑफ लाइक स्टीरियोटाइप बना देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं विद से जेंडर। तो ऐसा नहीं है कि केवल विमेन को हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, इवन मेन को भी स्टीरियोटाइप कर देते हैं। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, चाहे वो बॉय स्टूडेंट हो या गर्ल स्टूडेंट हो। जितना हम ऐसा बना देते हैं कि बॉय स्टूडेंट है वो रफ एंड टफ है, उसको डर नहीं लगता है, उसको डिप्रेशन नहीं आएगा, वो क्राई नहीं कर सकता, दिस ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। आपको पता है जितना एक गर्ल स्टूडेंट वल्नरेबल फील करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, उतना ही बॉय स्टूडेंट को भी डर लगता है। आई हैव टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स, अभी जब प्रीलिम्स का एग्जाम था, एवरी डे आई यूज टू टॉक से 20 30 50 स्टूडेंट्स ऑन डेली बेसिस। और द पॉइंट इज, ऐसा नहीं है कि बॉय स्टूडेंट को डर नहीं लग रहा है, मेल स्टूडेंट उस पर भी बहुत प्रेशर होता है, उसको भी परफॉर्म करना है, उसके साथ भी चैलेंजेस होते हैं, उसको भी बहुत फेलियर्स होता है, बट वी ट्राई टू स्टीरियोटाइप। दिस स्टीरियोटाइप इज नॉट ओके। तो सिमिलरली ये एक जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब केवल विमेन स्टीरियोटाइप नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप में हम मेन को भी स्टीरियोटाइप कर देते हैं, तो विच इज नॉट ओके। तो द पॉइंट इज, ये हैंडबुक आया है कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, एम्स टू असिस्ट द लीगल कम्युनिटी इन आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन। अगर कोई डोमेस्टिक वर्क है तो मैन इसको क्यों नहीं कर सकता? डोमेस्टिक वर्क को हम डोमेस्टिक वर्क को स्टीरियोटाइप क्यों कर रहे हैं? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि स्टीरियोटाइप को ऐसे, अगेन स्टीरियोटाइप को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। सो दिस इज देयर। यहाँ पे बात है कि ये चेंजेस जरूरी है, और जो लीगल वोकेबुलरी है इसमें भी यहाँ पे ऐसी बातें लिखी है, जैसे सेक्सुअल वायलेंस है या फिर स्टीरियोटाइप्स हार्मफुल है। ये माइक्रो लेवल पे भी दिखेगा, डे टू डे एक्टिविटीज में आपको दिखेगा सच टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स हो रहे हैं यहाँ पे। और इट इज नॉट ओनली अबाउट जेंडर, एट टाइम्स ये कास्ट और क्लास बेस्ड भी स्टीरियोटाइप हो जाता है। कास्ट बेस्ड स्टीरियोटाइप है, और इनकम लेवल के हिसाब से हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं, सिटीज के हिसाब से हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि ये गांव का है, ये शहर का है, लाइक दैट। तो सो सच टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप इज नॉट ओके। तो ये बात है। देन इसके अलावा जैसे कुछ हम आउटराइटली लाइक नो नॉनसेंस स्टीरियोटाइप्स होते हैं यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिया है ये बहुत सही स्टेप है, और ये सीधा सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, और स्टीरियोटाइप को दूर करने की जरूरत है। तो ये वर्डिक्ट है जिसमें रिजेक्ट करने की बात है। फॉर इंस्टेंस जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्ट्रक डाउन किया था ऑफेंस ऑफ एडल्टरी अंडर सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड, observing that the law on adultery was but a codified rule of patriarchy. It said society ascribes impossible virtues to a woman and confines her to narrow sphere of behavior by an expectation on conformity. एक और बहुत बड़ा डिफिकल्टी हमारे सोसाइटी में, हम ग्लोरीफाई करते हैं, और ये ग्लोरीफाई ना टॉक्सिक ग्लोरिफिकेशन होता है, टॉक्सिक ग्लोरिफिकेशन। आई रिमेंबर वन केस, कोविड 19 है, कोविड 19 है, और एक मदर है, वो मदर को कोविड 19 हुआ है, पर वो मदर वर्क कर रही थी सपोज कुकिंग समथिंग फॉर द फैमिली, और हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि लुक एट द लाइक सेल्फलेस वर्क ऑफ मदर, वो कुकिंग कर रही है जब उनको कोविड हो गया। दिस इज स्टुपिडिटी, दिस इज नॉट ग्लोरिफिकेशन, ये टॉक्सिक ग्लोरिफिकेशन होता है। तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि विमेन को अननेसेसरी मॉडल कर देते हैं, इम्पॉसिबल वहां पे सर्कमस्टेंसेस में वर्च्यूज अटैच अटैच कर देते हैं। दिस इज नॉट राइट। सोसाइटी कई बार इम्पॉसिबल वर्च्यूज लगा देती है टू अ वुमन, और फिर उसको नैरो स्फीयर ऑफ बिहेवियर बाय एन एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्फॉर्मिटी देखते हैं। तो दिस इज अगेन वन थिंग, सोशियोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये गलत है, ये भी एक टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय में भी बताया था, कैटेगोरिकल बैन लगाया है 2 फिंगर टेस्ट में, एंड सेड इट वाज इररिलेवेंट टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेप, दैट इट वायलेटेड द डिग्निटी ऑफ रेप सर्वाइवर्स और विक्टिम्स। इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह में भी कहा कि टेस्टिमनी ऑफ अ रेप सर्वाइवर और विक्टिम इज इनहेरेंटली क्रेडिबल, द डिले इन लॉजिंग एन एफआईआर कैन बी ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो सच टाइप ऑफ जो स्टीरियोटाइप्स हैं, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो, क्लास बेस्ड हो, प्लेस बेस्ड हो, we need to be careful, we need to rise above such type of stereotypes. Myanmar's this killing machine, pragmatic, progressive, faith and violence blasphemy is not okay. IT department implements, plus mobocracy is also not okay. IT department implements e-advance ruling in Mumbai,
टाइटन डिमांड है पैकेजिंग, देन दिस इज फार्म मशीनरी सेक्टर्स, दिस इज अगेन गुड, फार्म मशीनरी। कॉटन सप्लाई का सिचुएशन अभी कंफर्टेबल है, कॉटन। देन दिस इज प्रागानंदा होल्ड्स वेरी नाइस, ही इज प्लेइंग सम रियली गुड चेस। देन दिस इज न्यूज इन फ्रेम। नाउ सी, हम ग्लोरीफाई करते हैं पहाड़ों को, हम ग्लोरीफाई करते हैं पिलग्रिमेज साइट को, हम ग्लोरीफाई करते हैं हिल स्टेशंस को, बट जब हम वहां पे जाते हैं तो हमारा कंडक्ट एप्रोप्रिएट क्यों नहीं होता है? आप किसी भी पिलग्रिम साइट में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइक एंथ्रोपोजेनिक डिस्ट्रक्शन दिखेगा, वेस्ट दिखेगा। इवन जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को भी स्पेयर नहीं किया है, माउंट एवरेस्ट में भी आपको प्लास्टिक और कचरे के पहाड़ नजर आने लग गए। सो दिस इज अगेन वन थिंग। क्राई ऑफ द हिल्स, ये रोड जो डैमेज हुआ था क्लाउड बस्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, ये ऐसा देखने को मिला। सी, तो ये क्राई ऑफ द हिल्स है, इनसेसेंट रेनफॉल है, क्लाइमेट चेंज इज वन थिंग, और प्लस यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, रोड्स चौड़ी हो रही है, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो हिल स्टेशन है वो इतना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इतना कैरिंग कैपेसिटी। तो ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रिवर्स फ्लडिंग हो रही है, कुछ तो मैन मेड डिजास्टर्स हैं जैसे अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस हो गए, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ड्रेनेज नहीं है, हमने जो रिवर बेड है उसको एनक्रोचमेंट कर लिया है, तो ये सही नहीं है। जोशीमठ सबसाइड हो रहा है, शिमला मनाली, ये ऐसे जो हिल स्टेशंस हैं ये इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म, बट अगर टूरिज्म एक्सेसिव है, अनप्लैंड है, अनकंट्रोल्ड है, तो एक डिफिकल्टी आती है। रिलीजियस टूरिज्म भी है यहाँ पे, पीपल ट्रीज व्हीकल्स सब यहाँ पे वॉश अवे हो गए, कालका शिमला रेलवे भी डैमेज हो गया। सो दिस इज अगेन अ वेरी सॉरी पिक्चर। मैन वॉचेज आफ्टर द स्वॉलन सतलज रिवर आफ्टर हेवी रेन एट रामपुर इन हिमाचल। लुक एट दिस अनफॉर्चुनेट डिस्ट्रक्शन है, डीप कट है यहाँ पे मनाली, यहाँ पर मकान के मकान ऐसे पूरा लैंडस्लाइड में बह गए यहाँ पे। ये कालका शिमला रेलवे ट्रैक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है शिमला में, ये भी डैमेज हो गया। सच टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स हैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में, ये एक्सकेवेटर यूज किया गया टू क्लीन द रोड्स। रिस्टोरेशन है चामोली में, यहाँ पे व्हीकल डिस्ट्रक्शन है, ये पूरा पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया है, एंड देन यहाँ पे वाटर लेवल हाई है तो सब बाढ़ आ रही है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो अभी हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ excessive rainfall and anthropogenic activities, climate change and all. Okay, सो ये था 15 अगस्त का, ये आंसर राइटिंग था सी। हमने स्पीच दे दिया, लिखना भी जरूरी है। आप लिखो तो सही 1000 वर्ड का ऐसे, 1000 नहीं तो 800 लिखो, 800 नहीं तो 500 लिखो, बट लिखो। हम ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, और एक जो रेजिस्टेंस आ जाता है कुछ भी चीज करने से पहले, हम बहुत सोचते हैं, हम सोचते हैं जब परफेक्ट होगा तभी लिखेंगे। अगर आप परफेक्ट का टाइम वेट करोगे ना तो आप इंतजार ही करते रह जाओगे। जो है जितना है जैसा है उससे एक ऐसे लिख के बताइए। रियल एग्जाम में भी कुछ यूं ही होने वाला है, कुछ मेरेकल नहीं होगा वहां पे। जो अभी नॉर्मल अभी जैसा लिख रहे हो यही ऐसा आप रियल एग्जाम में लिख के आओगे। तो जस्ट राइट एवरीबडी, यहाँ पे आप एक ऐसे सबमिट करो यहाँ पे। ओके, तो इसको कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।